सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चौकीदार चोर है कहने के मामले में राहुल गांधी ने खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने चुनावी जोश में ऐसा कह दिया था। राहुल गांधी ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में सुनवाई का फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि वो भविष्य में कोर्ट की किसी भी टिप्पणी का मीडिया के सामने तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो बात कोर्ट में रिकॉर्ड ना की गई हो। राहुल गांधी के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि राफेल मामले में नए दस्तावेजों के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस की सुनवाई पर रजामंदी दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने अमेठी में प्रचार के दौरान कह दिया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि चौकीदार चोर है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, जो कि कोर्ट की अवमानना है। हलफनामा आया है राहुल गांधी जी का, उसमें उन्होंने माना है कि उन्होंने गलत किया और उन्होंने झूठ बोला है। तो असलियत में जो ये झूठ बोलना है वो कोर्ट की अवमानना का केस बनता है। और क्योंकि कोर्ट की अवमानना हुई है और आजकल जिस तरीके का कोर्ट के प्रति देश में माहौल खड़ा करने की कोशिश है, तो उस संदर्भ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोर्ट पूरा प्रयास करे और कोशिश प्रार्थना उनसे कि वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। हर दिन कुछ नया बोलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह दे देते हैं दस्तावेज लिखित में कि भाई हमने जो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना की, हमने जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया और चौकीदार पे जो अपमानित और लांछित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, तैश में आकर के हम झूठ बोल रहे थे। तो राहुल गांधी खुद को झूठा साबित कर चुके हैं लिखित रूप में। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में चौकीदार चोर है बयान पर खेद जता दिया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद अमेठी में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने फिर से चौकीदार चोर है के नारे लगवा दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पहले अच्छे दिन कहते ही सामने से आएंगे की आवाज आती थी, अब चौकीदार कहते ही सामने से चोर है की आवाज आने लगती है। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें खुली बहस की चुनौती दी। चौकीदार 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 देखिए, चौकीदार 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 देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर लें। भ्रष्टाचार पे ओपन डिबेट, एक मैं होऊंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। चुनावी महासमर के प्रचार में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में खेद जताया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल किए गए एक हलफनामे में राहुल ने कहा है कि चुनाव प्रचार के जोश में उनकी ज़बान फिसल गई थी और भविष्य में उनके बयानों में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की टिप्पणी या निष्कर्ष का प्रयोग सियासी बयानों में अदालत का हवाला देकर नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि आज जब राहुल का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अमेठी में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। और उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन के खिलाफ दर्ज आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। आज अमेठी के डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के वकील मौजूद थे। राहुल गांधी के वकील ने उनकी नागरिकता और डिग्री पर उठाए गए सभी सवालों के जवाब दिए। वकील ने कहा कि राहुल गांधी भारत में पैदा हुए और उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। वकील ने यह भी साफ किया कि राहुल गांधी ने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के शैक्षणिक दस्तावेज भी पेश किए गए। वकील ने बताया कि राहुल गांधी ने 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली। सुनवाई के बाद अमेठी संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल के नामांकन के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर राहुल के नामांकन को वैध करार दिया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद 4 उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि राहुल ने अपने बारे में गलत जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर उनका नामांकन पत्र ही अवैध घोषित कर दिया जाए। निर्णय आपके सामने है। रिटर्निंग ऑफिसर सामने ही माना है कि जो भी फॉर्म 26 के कॉलम है सब सही पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने इसके बेसिस पे हमारा नामांकन सही माना है, राहुल गांधी जी का नाम सही माना है। ये जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। राहुल जब अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में थे उस वक्त राहुल के लिए एक राहत भरी खबर आई। अमेठी में उनके नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी ने वैध करार दिया है। असल में राहुल के नामांकन को लेकर 4 आपत्तिकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पहली आपत्ति उनकी नागरिकता को लेकर थी। लोगों का कहना था कि 2006 में राहुल ने एक कंपनी के दस्तावेज में अपने आप को ब्रिटिश का नागरिक बताया है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिटीजन एक्ट के तहत इस अधिकार को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर का बताते हुए इस आपत्ति को अस्वीकृत कर दिया। दूसरी आपत्ति उनकी एमफिल की डिग्री को लेकर थी। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल के वकील केसी कौशिक ने एमफिल की डिग्री 1995 की राहुल गांधी की पेश की, जिसमें राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, राहुल विंची नहीं। और तीसरी बड़ी आपत्ति एक कंपनी की डिटेल को लेकर थी जो 2009 में बंद हो गई है। राहुल के वकील का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय 5 साल के एसेट की डिटेल देनी होती है, और चूंकि कंपनी 2009 में बंद हो गई थी, ऐसे में जरूरी नहीं कि उसकी डिटेल दी जाए। इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन पत्र को वैध माना है। वीडियो न्यूज़ पार्टी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा विवादास्पद बयान दे दिया है। महबूबा ने प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया है कि पाकिस्तान भी भारत की तरह एक एटमी मुल्क है। महबूबा ने कहा कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं है तो पाकिस्तान ने भी इसे ईद के लिए नहीं रखा है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री मोदी के बयान के एक दिन बाद आया है। रविवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहले आए दिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता था, लेकिन हमने भी अपने परमाणु बॉम्ब दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति छोड़ दी है। पाकिस्तान के पास होंगे वो भी ईद के लिए नहीं रखे होंगे, ये हिसाब बराबर होता है। बालाकोट किया, उन्होंने वापसी का हमला किया, ये तो चलता रहता है आपस में। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, ये वही पीडीपी है जिसके साथ आपने गठबंधन किया था 2014 में, और आज देखिए कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट आता है कि दिवाली के लिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम नहीं रखे। ये उससे पहले जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे, वो महबूबा ने उसको रिएक्ट किया है कि हम पाकिस्तान ने ईद के लिए नहीं रखे। किस तरीके से देखते आप, क्योंकि 2014 में आपके साथ ये सरकार में थी? नंबर 1, जिस प्रकार से कश्मीर में और जम्मू में मैंडेट मिला था, हमने जो अलायंस किया था वो गवर्नमेंट को लेकर के किया था, ना कि विचारों को लेकर के। और ये भी कहना चाहता हूँ, महबूबा जी जब हमारे साथ थी तो उनकी बोली अलग थी। आप पुरानी जो भी है वो निकाल करके देखिए तो क्लिप्स, तो उसमें ये तो पाकिस्तान से कोई बयान आए इससे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने दे डाला बयान पाकिस्तान के समर्थन में। और महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पहले महाराष्ट्र के डिंडोरी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पहले सरकार पाकिस्तान की हरकत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर रोती थी, लेकिन आज कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिंडोरी में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकियों को पता है कि अगर भारत में बम धमाका किया तो मोदी उन्हें और उनके आकाओं को पाताल से भी खोजकर बाहर निकालेगा और खत्म कर देगा। उनकी सरकार दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम पर रोती रहती थी। देखिए पाकिस्तान हमारे देश में आके ऐसा करता है, देखिए पाकिस्तान हमारे देश में ऐसा करता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने क्या किया? आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस एनसीपी सरकारों की इस डरपोक रीति नीति को बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में पाकिस्तान को परमाणु चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए पूछा कि अगर भारत ने परमाणु हथियार दिवाली के लिए नहीं रखे तो पाकिस्तान ने भी ईद के लिए नहीं रखे हैं। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए ये भी पूछा कि अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह को बीमार
होने के आधार पर जेल से बाहर लाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ और अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बीमार होने के बावजूद भी हिरासत में क्यों रखा जाता है। इस बीच महबूबा ने उनके परिवार को उनसे मिलने देने जाने की भी मांग की। कैमरा पर्सन सईद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। और अब दैनिक भारतवर्ष की चौथी बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर का बचाव करते हुए दिल्ली के बाटला हाउस कांड को चुनावी मुद्दा बना दिया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी मामले के झूठे मामले में फंसाया है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि अगर समझौता एक्सप्रेस धमाके में असीमानंद और बाकी लोग बरी हुए तो फिर धमाका किसने किया। इसके बाद अमित शाह ने सीधे यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का नाम ले लिया। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी ने आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाए थे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं। सितंबर 2008 देश में राज कर रही है यूपीए सरकार। दिल्ली की बटला हाउस इलाके में इंडियन मुजाहिदीन की 2 आतंकवादी को मार गिराते है दिल्ली पुलिस। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी भी मारे जाते हैं। ये उस समय का घटना है जिसका 1 हफ्ता पहले दिल्ली में 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे। उस दौरान इस एनकाउंटर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चर्चा हुआ था। सोमवार कोलकाता में बीजेपी का केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब बटला हाउस के बारे में उनको सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जब बटला हाउस का घटना घट रही थी, सोनिया गांधी को बहुत रोना आ रहा था। चुनाव के इस दौर में सोनिया गांधी के ऊपर अमित शाह का यह आक्रमण का जवाब कांग्रेस कैसे देती है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन शंभू के साथ रविशंकर, दैनिक भारतवर्ष, कोलकाता। और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने का दावा करने के मामले में प्रज्ञा ठाकुर पर केस दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद प्रज्ञा के खिलाफ धारा 188 और आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि आज ही बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से अपना नामांकन दाखिल किया है। वो सुबह 11 पंडितों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां मुहूर्त में मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बाबरी मस्जिद और ये मंदिर के बारे में कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, ढांचा तोड़ा, ऐसा कुछ यूट्यूब पे कोई लिंक थी और ऐसी की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उनका जवाब संतोषप्रद नहीं था और आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया था, इसलिए उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बाबरी मस्जिद और ये मंदिर के बारे में कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे। आपने जो उत्तर दिया था कलेक्टर ने उत्तर को अस्वीकार कर दिया है जी। प्रक्रिया है, कानूनी हमारे लीगल टीम देख रही है जी, सब हो जाएगा। तो आपको लगता है इससे प्रचार अभियान पे कोई असर पड़ेगा? आपके प्रचार अभियान पे कोई असर पड़ेगा? और अब दैनिक भारतवर्ष की 5वीं बड़ी खबर। अमेठी में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका वाड्रा ने आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बड़े हमले किए। प्रियंका ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में जूते बांटकर अमेठी की जनता का अपमान किया है। एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि स्मृति ईरानी ने लोगों को जूते बांटे, ये दिखाने के लिए अमेठी के लोगों के पास जूते भी नहीं हैं। वो सोच रही हैं कि ऐसा करके वो राहुल का अपमान कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अमेठी का अपमान कर रही हैं। प्रियंका ने कहा, अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। स्मृति को वोटों की भीख मांगने के लिए अमेठी जरूर आना पड़ा।
प्रियंका ने यह भी कहा कि अमेठी में बाहरी लोग आकर झूठ फैला रहे हैं कि राहुल अमेठी नहीं आते। प्रियंका पर पलटवार करते हुए स्मृति ने उन पर एक्टिंग करने का आरोप भी लगाया। और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की, वो मांगे भीख वोटों की। तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में चाहे पूरे देश में। झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। मैं रह चुकी हूँ तो नाटक प्रियंका जी ना ही करें तो बेहतर है। जहाँ तक बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना थाम चुकी है। कुछ और पन्ने पलटते हैं। अगला पन्ना है आदेश देश का चुनावी पन्ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। योगी ने कहा कि काम करने वाली सरकार बनाने के लिए बंगाल से टीएमसी को बाहर निकालना होगा। योगी ने केंद्र की योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि जब ममता जाएंगी तो इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बनगांव, बहरमपुर, वर्धमान और हुगली में रैली की। बंगाल में अभी टीएमसी से स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। जब टीएमसी जैसी सरकारें बंगाल से विदा होंगी और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यहाँ के हर गरीब को मकान मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को टॉयलेट मिलेगा, यहाँ के हर गरीब को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क एलपीजी का कनेक्शन प्राप्त होगा और यहाँ के हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी। और इधर दिल्ली की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से बात नहीं बनने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शीला दीक्षित और अजय माकन का भी नाम शामिल है। पार्टी ने दिल्ली के चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित, पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली, नई दिल्ली से अजय माकन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजेश लिलोठिया, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। पार्टी ने अभी दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद उदित राज ने लिस्ट में अपने नाम का ऐलान ना होने को लेकर नाराजगी जताई है। उदित राज ने कहा है कि वो बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि वो दलित को धोखा नहीं देगी। उदित ने अपनी बात ट्वीट के जरिए भी रखी और प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और अरुण जेटली से टिकट देने की मांग कर डाली। बीजेपी ने दिल्ली लोकसभा के लिए अभी सिर्फ 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से भी बात करने की कोशिश किया, अब रामलाल जी से भी मिला और मनोज तिवारी जी 3 महीने से कहते रहे कि आप ही चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा नाम क्यों नहीं लिस्ट में, प्रथम लिस्ट में है? कब घोषणा करेंगे? हमारे लाखों करोड़ों समर्थक वो पूछ रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पार्टी, चूँकि मैं बेस्ट फॉर फार्मर हूं, तो हमारा टिकट घोषित करे। और अब खबरें संक्षेप में। समाज सुधार कार्यकर्ता मेधा पाटकर और अरुंधति राय सहित देश की नामचीन समाज सेवियों ने सुप्रीम कोर्ट में महिला उत्पीड़न मामले में वो सामने आई हैं। इन लोगों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और महिला को इंसाफ दिलाया जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति एक गठित की गई। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर आरोपों को आधारहीन बताया और इसका खंडन किया। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व असिस्टेंट ने चीफ जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई और कहा है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। महबूबा ने साध्वी प्रज्ञा का हवाला दिया और कहा कि सरकार देशद्रोहियों को बेल देकर देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। केंद्र सरकार के जेकेएलएफ पर बैन लगाने के बाद तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक की भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों की शिकायत है कि जेल से अस्पताल शिफ्ट करने के बाद यासीन मलिक से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर पलटवार किया है। जयाप्रदा ने कहा कि मैं अब्दुल्ला को बेटा मानती थी, लेकिन जैसा बाप है वैसा बेटा भी निकला। जया ने कहा कि अब्दुल्ला का बयान महिलाओं के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है, जिसका जवाब जनता देगी। अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की एक रैली में कहा था कि हमें अली और बजरंग बली तो चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। जैसा बाप है वैसे बेटा निकला है। अब्दुल्ला से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मेरे सामने बड़ा हुआ है, बच्चा है। उनको जिस तरह का वो पढ़े लिखा इंसान है, पढ़े लिखा लड़का है, मैंने सोचा था कि आजम से हटके इनके जो कल्चर बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। लेकिन आज अब्दुल्ला मुझे अगर अली भी चाहिए, बजरंग बली चाहिए, अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए और अनारकली नहीं चाहिए, तो आप किस नज़र से मुझे देख रहे हो? और अब्दुल्ला आजम के जयाप्रदा पर दिए गए इस बयान पर रामपुर के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात की है। अनारकली वाले बयान के बाद रामपुर निर्वाचन अधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया था और राज्य चुनाव आयोग को इससे जुड़ी रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बयान का फुटेज भी शामिल था। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के रोड शो में मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी शामिल हुई। मनोज तिवारी के नामांकन जुलूस में शामिल होकर सपना ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपना ने बताया कि फिलहाल उनका किसी पार्टी के साथ जुड़ने का इरादा नहीं है, वो सिर्फ मनोज तिवारी के समर्थन में आई। और ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा अपने प्रचार के दौरान नए नए प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान से ठीक एक दिन पहले संबित पात्रा ने वोटरों को लुभाते हुए साष्टांग प्रणाम किया। संबित इससे पहले गाना गाते और गरीब के हाथ से खाना खाते हुए भी देखे गए। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा से पुरी सीट से बतौर उम्मीदवार खूब पसीना बहा रहे हैं। और अब कोलंबो से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीरियल धमाकों के बाद श्रीलंका आंसू और खौफ में डूबा हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने आज रात से इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि अब भी जगह जगह बॉम्ब और डेटोनेटर्स बरामद हो रहे हैं। आज श्रीलंका पुलिस ने कोलंबो बस स्टैंड से 87 बॉम्ब डेटोनेटर्स बरामद किए। कल ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के 3 चर्च और कोलंबो के 3 5 सितारा होटलों समेत 8 सीरियल धमाके हुए थे। इन धमाकों में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में करीब 35 विदेशी हैं। एक दशक में हुए इस सबसे बड़े हमले के बाद पुलिस ने करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका पुलिस इस हमले की कड़ियां जोड़ने में लगी है। TV9 भारतवर्ष की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्मिता शर्मा कोलंबो पहुंची हुई हैं और सीरियल धमाकों की दहशत के बीच पल पल की रिपोर्ट भेज रही हैं। श्रीलंका को थराने वाले सिलसिलेवार धमाकों के लगभग 48 घंटे बाद इस आइलैंड देश में अभी भी एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है। एक अनीज है, शांति है ऊपरी सतह पर, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट तेज है, मानो समंदर की लहरें लगातार उफान मार रही हों। लोगों को ये नहीं पता कि आखिरकार अगले 24 घंटे कैसे होंगे। आज शाम 8 बजे से लेकर कल सुबह 4 बजे तक एक बार फिर से कर्फ्यू की घोषणा की गई है। वहीं आज मध्य रात्रि से इमरजेंसी भी लागू कर दिया जाएगा।
सबसे पहले इस मुल्क में 1983 में इमरजेंसी लागू किया गया था, जो 28 साल तक जिसका सिलसिला चला था 2011 तक। पिछले साल 2018 में मार्च में कैंडी में जो हालात बने थे, जहां काफ़ी ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जिनके खिलाफ हिंसा की खबरें आ रही थी, उस दौरान भी राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने इमरजेंसी की घोषणा की थी और जिसको लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट खासी तेज हो गई थी। अब एक बार फिर से इमरजेंसी की बातें की जा रही हैं, जैसा कि ठीक फ्रांस में देखने को मिला था जब 2016 में पेरिस में संगठित हमलों को आतंकियों ने अंजाम दिया था और उसके बाद भी इमरजेंसी की स्थिति लागू कर दी गई थी वहां पर। यहाँ एक तरफ जहां लोग कोशिश कर रहे थे कर्फ्यू के पहले कि कैसे अपने अपने घर को वापस लौटा जाए, कैसे अपने दफ्तरों से, क्योंकि ज़्यादातर जो बाजार हैं वो बंद थे। हम जिस गोल फेसिंग इस समंदर के सामने इस रोड में मौजूद हैं, आमतौर पर यहाँ लोगों की भीड़ होती है, टूरिस्टों की भीड़ होती है, लेकिन आज अगर देखें तो इक्का दुक्का जो विदेशी मीडिया की टीमें आई हुई हैं वही यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसके ठीक सामने मौजूद है शंग्रीला होटल, उसके पास जाकर है सिनेमन ग्रैंड होटल। ये वो होटल है जहाँ पर आतंकी धमाकों को अंजाम दिया गया था ईस्टर वाले दिन रविवार को। ऐसे में एक तरफ पुलिस की छानबीन और तफ्तीश में तेज़ी आई है, काफ़ी सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अफवाहों का बाजार भी लगातार गर्म रहता है। दूसरी ओर काफ़ी खबरें आ रही हैं कि आईईडीज़ या तो उनको डिफ्यूज़ किए जा रहे हैं या तो अभी भी जो हैं काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव्स या बारूद कहीं से बरामद हो रहे हैं। इन सब के बीच श्रीलंका के लोगों की एक कोशिश कि आस्था बनी रहे, और जिन लोगों ने धर्म या मजहब के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश की, जिस देश ने 25 साल तक गृह युद्ध के दर्द को झेला है, इस देश में किसी तरह से शांति कायम रहे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ स्मिता शर्मा, कोलंबो, TV9 भारतवर्ष। रविवार को जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए कोलंबो में, वो कहीं गिरजाघरों में, कहीं होटलों में, जहां खास करके टूरिस्टों की काफ़ी ज़्यादा आवाजाही है। इस इलाके में हमारे साथ अभी एक शख्स हैं। आप बेंगलोर से आते हैं? बेंगलोर से, उमेश बेंगलोर से हूँ। मेरा बिजनेस है यहाँ पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। तो आप इसी एरिया में रहते हैं? गोल्डन पेयर में रहते हैं, गोल्डन पेयर होटल में। हम 6 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली कल हम रूम पे था, 8:45 एकदम आवाज़ आया। आवाज़ आते मैं बाहर आके खिड़की से देख रहा हूँ, छत से धुआं ऐसे उड़ रहा है, लोग बाहर आ रहा है, खींच के बाहर आ रहा है पूरा। उसके बाद में उस वक्त समझ में आया था आपको कि हुआ क्या है? नहीं, उस वक्त हम सोचा नहीं था ये कोई टायर गियर ब्लास्ट हुआ। सोचा नीचे आके लोग बोल रहे चर्च में ब्लास्ट हो गया। उसके बाद में लोग चिल्ला रहे, सब लोग चिल्ला रहे। जाके देखा तो हाथ नहीं, पैर नहीं, लोग ऐसे रो रहे। मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह स्ट्रून थे, ये लोग बता रहे थे। रिस्पॉन्ड कौन कर रहा था रिलीफ में, रेस्क्यू में? लोग यहाँ का लोकल लोग, यहाँ का ये कुछ कड़े बोल के है, इसका लोकल लोग ही पूरा मदद, एकदम पूरा लोग चला गया था, पूरा लोग जाके हेल्प करने के लिए स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में पुलिस लोग भी आया, एम्बुलेंस आया, बॉडीज लेके चला रहा था। उसके बाद सिक्योरिटी कितना ज़्यादा टाइट कर दिया गया था? कर दिया था। आर्मी वाला, नेवी आर्मी सब चीज़, सब लोग आ गया था। पुलिस, नेवी, आर्मी सब लोग आ गया था। पूरा एकदम लोगों को जाने नहीं छोड़ रहा था, पूरा उन लोगों का कंट्रोल में रह लिया था। तो आपके दिल में नहीं आया कि वापस भारत निकल लेते हैं थोड़े वक्त के लिए? क्या ऐसे लग रहा था घर पे, ऐसे माँ फ़ोन करके पूछा, वाइफ फ़ोन करके बोल रहा था क्या हो रहा है, ऐसे आ जाओ एक बार। हम सोचा रहेंगे, हमारा बिजनेस है यहाँ पे, वो ख़त्म करके जाएंगे बोल के। अभी बेंगलुरु का लोग भी, वो संग्रीला में 10 लोग आया था, उन लोग को भी 4-5 लोग को डेथ हो गया, वो अनाउंस किया है। बाकी लोग का अता पता नहीं है। वो बेंगलुरु का नेलमंगला, वो जेडीएस वाला है, वो भी वहाँ पे जाना है, देखना है, लेकिन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाके देखने के लिए। वो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, भारत श्रीलंका के बीच में जो संबंध है, सांस्कृतिक हैं, कारोबारी हैं, काफ़ी भारतीय यहाँ आकर अपना बिजनेस करते हैं, और जिस तरह के हमले भारतीयों ने भारत में भी झेला है, तो आजकल जो ग्लोबल फिनोमेना हो रखा है आतंकवाद का, और जहाँ जहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं पिछले कुछ सालों में, ब्रसल्स, बांग्लादेश, वहाँ भारतीयों की भी मौत की खबरें आई हैं। इन हमलों में भी 5 भारतीयों की अब तक जान जाने की पुष्टि हो चुकी है। कुछ भारतीय वो हैं जो अभी तक लापता हैं। कोलंबो में ब्यूरो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ स्मिता शर्मा, TV9 भारतवर्ष।
तो TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो लगातार कोलंबो में इन बम धमाकों के बाद वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्मिता शर्मा लगातार मौके पर मौजूद हैं। 8 धमाकों के बाद भी बम मिलने का सिलसिला जारी है, इसीलिए धमाके वाली जगहों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। धमाके वाली जगह किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ियां दूर रोक दी गई। कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च में सबसे पहले धमाका हुआ था। स्मिता शर्मा वहां भी पहुंची और स्थानीय लोगों और चर्च के पादरियों से बात की। मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये पूरा का पूरा तांता अगर आप देखें, सामने एक येलो जिस तरीके से बैनर लगा के डू नॉट क्रॉस की लाइन लगा दी गई है, उसके सामने ऑटो रिक्शास है। इस लाइन से आगे किसी भी गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं और कई सारे पादरी लगातार जो प्रार्थना करते हैं वो चर्चेज में नजर आ रहे हैं। पर कैन आई जस्ट हैव अ वर्ड विद यू सर, जस्ट वन मैसेज ऑफ पीस, जस्ट वन मैसेज ऑफ लव, व्हाट वुड यू लाइक टू से? You know, this has been a heartbreaking moment for Sri Lanka. What is your message today, a day after those ghastly attacks? We feel that we should not create unwanted feeling among the communities, and this is an unfortunate thing which should not be repeated. We have to pray for the victims in a very special way at this moment. That's what I feel. Has your association with this church been very old? I come here for masses. We all come as a priest. We usually come here for masses. Were you here yesterday? Yes, I was also there. So, one of us. And that must have been like something that is going to be, yeah, you know, it really part hurts. of your memory that's going to hurt forever. It really hurts us. We don't want such things to happen hereafter. Nowhere in the world, in no place we don't want it to see again. Did it come as a shock to you completely as to what had happened? I mean, in 10 years of time, Sri Lanka was looking so different, and now suddenly, you know, this attack happens. Yeah, terribly hurt, shocked, and we do not know what to say at this moment. We want peace, that's all. Just one final word. Yeah. What about the, you know, the worshippers? It's not necessary that only Christians are coming to the church. Certainly. People of all faith are coming Yes, in. surely. What's your message to ensure that they stand united, that they do not lose hope at this hour? Even though we belong to different faith, we should believe in our religion and let us practice what the religion teaches us. That is naturally the message of love and peace. And let us pray according to our faith. May I know your name? Father Joy. थैंक यू सो मच। फादर God जॉय bless. जो हमारे साथ बात कर रहे थे, यहाँ पर आते हैं हर संडे को मास करने के लिए, और ऐसे ही एक मास के दौरान, वो भी ईस्टर के जश्न के दौरान, ईस्टर की खुशी के दौरान, इतना बड़ा त्यौहार होता है, उस दौरान ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ ओवरसीज श्रीलंकन्स भी नजर आए जो श्रीलंकाई देश से बाहर गए हुए हैं, लेकिन इस हादसे होने के बाद, इन हमलों के बाद आज वो वापस लौटे हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हो क्या रहा है, जिन गलियों में वो पले बड़े हैं। और इस पूरे बाजार में जो है इस वक्त निश्चित रूप से कुछ क्यूरियोसिटी भी है और दुखद भावनाओं भी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पीछे सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि भीड़ को थोड़ा सा अलग होने के लिए फॉरेन मीडिया की बहुत मौजूदगी है यहाँ पर, विदेशी मीडिया पहुंची हुई है। जिस तरीके से अमेरिका से भी एक के बाद एक लगातार ट्वीट्स दिए गए, वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके कैबिनेट के शीर्ष नेता हो। और यहाँ फिलहाल जो है सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी ये देखने के लिए कि आगे इस तरह का हादसा दोबारा अगले 24, 36, 38 घंटे में ना हो और लोगों के बीच जो है कहीं एक स्थायी संदेशा जा सके कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को आश्वस्त करना यहाँ की सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। विजय वीरेंद्र के साथ स्मिता शर्मा, TV9 भारतवर्ष। और कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च के आसपास हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिंहल और क्रिश्चियन सभी धर्म के लोग रहते हैं। स्मिता शर्मा ने आसपास के कई लोगों से धमाकों के वक्त और बाद के हालात पर बात की। स्मिता चर्च के पास ही रहने वाले एक ऐसे शख्स तक भी पहुंची जिसे कोलंबो का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धमाकों के बाद जब लोग सेंट एंथनी चर्च से दूर भाग रहे थे, तब एक मुस्लिम ड्राइवर अपने घर से चर्च की ओर भागा और वहां जाकर लोगों की जान बचाई। दक्षिण एशिया की बात करते हैं, ये एक फिनोमेना है जो दक्षिण एशिया के सारे देशों को जोड़ता है। हम भारत में भी देखते हैं आतंकी हमले हो जाते हैं। आतंकी हमले के एक दिन बाद ही अगर आप देखें उस घटना स्थल पर लोगों का हुजूम मौजूद होता है, वो बेपरवाह होते हैं, कोई फोटो खींच रहा होता है। इस इलाके को अगर मैं दिखा सकूँ, सेंट एंथनी चर्च के बाहर मैं लगातार रिपोर्ट कर रही हूँ, ये जेमपटा इलाका है। यहाँ वीरेंद्र जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ये घरों की जो दीवारें हैं आप इनको जरा देखिए, ये एक साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है। कभी बालकनी में इतनी गर्मी
गर्मी है, यहाँ इतना धूप है, लेकिन इस वक्त भी लगातार जो परिवार वाले हैं या तो वो चर्च के बाहर मौजूद है, कोई बालकनी में खड़ा है। जो एक जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ न्यूहम स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, वो लोकल्स होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं। ये हमारे साथ एक जेंटलमैन है और हमारे जो साथ हमारे एक पायलट साहब हैं, वो भी हमें मदद करेंगे इनसे बातचीत करने में। ये आपका नाम, व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट डू यू डू? You are a driver. Tell us what happened yesterday? You know, what did you see? This is your house, right? Yeah. This right behind. So this is less than 200 meters from the church. 50 meters from the church. Okay. And to go into the sound, and to go to the steeper, to go to steeper. You know, some stones are like for the lorry pick up. Yes. Right. The blast in the tire is like that. I have to go to front, they have to go to right. They have to go into the some smoke to go. I'm going to come to forward all people to the edge. They have to go. I have to go to front, take front. I have to go to all people to here. To help somebody, I my friends, all Muslims, Sinhalese, Christian, Buddhist, no Hindu, all people here. My family people, all friends, to help on the bus, back, try so, to to body, to come to body. To get the back and I have to go into front. I have to go to front, father, they have to go another back to suspicion back. All people to come out, all people not to go in. 3,000 and 2,000 people all coming there. I called my friend, go out. Another one here. You dead, I am dead. You not God, I am here. I am everything to help. I am Muslim, I am language, Malay. Not this is Muslim, Tamil, no. This is first time to Chikadai, Colombo Church, Anthony's. Very good church. My own country. श्रीलंका के ना सभी याद आपको गर्व है इस देश पर, but so were there like a lot of dead bodies strewn around? Were there children who were crying, who were helpless? Old people. You pulled up old people yourself? Not people out dead people. This come to jail. और कोलंबो के इस चर्च के पास रहने वाले जितने मुसलमान दुखी हैं, उतने ही हिंदू भी। ஆனால் புதினமான தெய்வம் ஆனால் இப்படி ஒன்று நடந்துச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. எத்தனை மக்களை சின்ன சிறுசுகளை இனி இருக்க இப்படி யாருக்குமே வரக்கூடாது. எங்கள் வீட்டுக்கு இப்படி காட்டக்கூடாது. எங்களுக்கு சம்மந்தம் வேதனை. நாங்களும் வரோம். உண்மையுமே பேசவே இல்லை. நாங்கள் நேற்று காலையிலே வந்து ஒவ்வொரு மக்களையும் பார்க்கக்கூட அவ்வளோ மனசு வேதனை. You go to the church every day? Yes. Can you tell her? Yeah. So what she's saying is that the church is like a home. She's a Hindu, and every Tuesdays they go to church, and this is literally a home for everyone here, right? And she's shocked to see this like this because this church has answered prayers. This church is very miraculous. It is so divine. And she said like 13 days. Like any 13 days prayer, which will be answered. It's guaranteed, and she can't believe what has happened. Was she there yesterday? நேற்று நாங்கள் இருக்கல. நேற்று நாங்கள் அந்த சத்தம் கட்டுட்டு வந்து பார்த்தோம். பார்க்கக்குள்ள தான் அந்த ஆட்களை தூக்கக்குள்ள நாங்கள் அங்கனே தான் இருந்துட்டு போனோம். और जब स्मिता शर्मा सेंट एंथनी चर्च पहुंची तो बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं चर्च के अंदर जाने की प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन जांच एजेंसियों ने किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। श्रीलंका में स्मिता शर्मा कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च के फादर से मिली। हालांकि उन्हें चर्च के अंदर तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन अलर्ट लाइन पर खड़े होकर उन्होंने सेंट एंथनी चर्च के फादर फर्नांडिस से बात की। सेंट एंटनीज चर्च को यहाँ पर लोग एक गिरजाघर के तौर पर नहीं देखते, अपने घर के तौर पर देखते हैं। कोलंबो के इस हिस्से में फादर फर्नांडिस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। You've been associated with this church for how long now? Last 5 years. Last 5 years.
How do you think people in this locality or people in Colombo or in Sri Lanka really feel about this church? Because this is their place. This is a house of prayer. So everybody comes to this place to pray. Because this has a very sentimental value for them and spiritual value also. They all believe and they all respect. They all come here for to pay homage to Saint Anthony without any creed, caste, religion, language. So this is a place that they love very much. It's a very sensitive and it is very close to their hearts and lives. और स्थानीय अखबार डेली मिरर के एसोसिएट एडिटर सुनील जयश्री से स्मिता शर्मा ने बात की। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर हमलों के पीछे स्थानीय लोगों का ही हाथ लगता है। इस हमले में विदेशी के शामिल होने की जानकारी अभी नहीं है। कोलंबो के इस शंग्रीला होटल को फिलहाल मैनेजमेंट ने बयान जारी करके कहा है कि अभी ये होटल बंद ही रहेगा, क्योंकि रविवार को जिस तरीके से आतंकी धमाके हुए कोलंबो में इसमें शंग्रीला होटल भी शामिल था। और यहाँ जेके तार जुड़े हैं एक शख्स के साथ जिसकी एक फैक्ट्री है जहाँ से करीब 9 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने ये बयान जारी किया है अदालत में। हम कोलंबो के पोर्ट सिटी एरिया में हैं। ये वो एरिया भी है जहाँ पर खूब सारा चीनी निवेश देखने को मिल रहा है। चीन की तरफ से इस एरिया को विकसित किया जा रहा है। सुनील जयश्री हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट एडिटर हैं जो यहाँ आइलैंड नेशन की इंडिपेंडेंट अखबार है डेली मिरर उसके। Sunil, give us a sense of where do the investigations stand today after 48 hours? Has the government been able to make some leads or is it still shooting in the dark? According to my sources, they have made 75% successful, that they have carried out successful operation. Since last evening there were 16 arrests made with regard to the yesterday's series of bomb attack, and I think the government security process is going. They have found out the real track